हम लोग बात कर रहे थे एनसीईआरटी किताबों के बारे में। और आप लोगों ने देखा होगा कि लास्ट क्लास में राजनीति विज्ञान की कक्षा 11वीं की किताब के बारे में हम लोगों ने बात की थी, जिसका नाम था भारत का संविधान, सिद्धांत और व्यवहार के नाम से। आज की इस क्लास में हम लोग कक्षा 12वीं की राजनीति विज्ञान की पहली किताब है, जिसे आप लोग समकालीन विश्व राजनीति के नाम से जानते हैं। इसके बारे में बात करने से पहले कुछ बातें आप लोगों को बता देता हूं और जिन पर आप लोगों को विचार करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो आप लोग कोई भी किताब पढ़ रहे हैं तो पहली बार में नोट्स बनाने का काम आपको कभी नहीं करना है। नॉर्मल तरीके से आप लोगों को बड़े ध्यान से उस किताब को एक बार रीड करना है। रीडिंग करनी है यानी कि पढ़ना है उसको। एक एक लाइन को आपको समझना है, एक एक शब्द को देखना है और निकल जाना है। जब आप लोग 1 से 2 बार किताबें पढ़ लेंगे ना, तो आपकी समझ में आ जाएगा कि नोट्स आप लोगों को किन पॉइंटों का बनाना है। और एक बात मैं हमेशा कहता हूं आपसे कि 90 से 95% नोट्स बनाने का काम अपने दिमाग में करिए आप, क्योंकि एग्जाम हॉल में आपका दिमाग ही आपके साथ जाएगा। बाकी का 5% जिसकी जरूरत पड़ती है आपको रिवीजन के लिए, जब आपका पेपर नजदीक होता है, तो हाँ, आप लोग नोट्स बना सकते हैं और बड़े शॉर्ट नोट्स होने चाहिए। और यहाँ एक बात और याद रखिए, किसी दूसरे के बनाए नोट्स से कभी मत पढ़िएगा। अपने नोट्स बनाइए, अपने तैयार करिए और उनसे रिवीजन करिए, उनसे पढ़िएगा। दूसरी बात, एनसीईआरटी की अगर हम लोग बात करें पढ़ने के तरीके की, तो आप लोग किसी भी सब्जेक्ट को उठाइए जो आपको पढ़ना है, उसकी कक्षा 6वीं से लेकर 12वीं तक की किताबें एक बार में खत्म कर दीजिए। ऐसा मत करिए कि पहले आप लोगों ने कक्षा 6वीं की सभी सब्जेक्ट की किताबें पढ़ी, फिर 7वीं की पढ़ रहे हैं, फिर 8वीं की पढ़ रहे हैं। नहीं, एक कोई भी सब्जेक्ट उठाइए, कक्षा 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं को खत्म करिए। एक लय बनी रहेगी, एक जुड़ाव बना रहेगा और आप लोगों को बहुत बेहतर तरीके से समझ में आएगा। और एनसीईआरटी का महत्व आप लोग समझ गए होंगे। अगर आप लोग सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं और आपका बेस मजबूत करती हैं, आपको समझाती हैं एनसीईआरटी की किताबें, और आप लोगों के बहुत सारे सवाल रहते हैं यूपीएससी एग्जाम से संबंधित। जब आप लोग एग्जाम के बारे में सोचते हैं, तैयारी करने के बारे में सोचते हैं, तो आपके दिमाग में कोई भी सवाल है, XYZ, 0 से लेकर आप देखिए 100 तक, तो यूपीएससी एग्जाम के नाम से जो आपकी प्लेलिस्ट सूची बनी हुई है, इसे कवर कर लीजिए। आपके हर सवाल का जवाब बड़े ही आसानी शब्दों में यहाँ मिल जाएगा। एमपीपीएससी वालों, आप लोगों के लिए बहुत सारी क्लासें ली हुई है। एमपीपीएससी एग्जाम के नाम से जो प्लेलिस्ट सूची बनी हुई है, इसे आप लोग जाकर देख लीजिएगा। और जब आप लोग किताब खरीदने जाएंगे ना इसको, तो इस तरह का कवर पेज आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, स्क्रीन पर आप लोग देख भी रहे हैं। और ये समकालीन विश्व राजनीति है, कक्षा 12वीं के लिए है, राजनीति विज्ञान की पाठ्य पुस्तक है। और आप सभी जानते हैं राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के द्वारा लिखी जाती है, तो एक भरोसेदार ये संस्था है। और ये किताब आपको कितने, जब आप लोग जाएंगे तो मामूली कीमत रखी जाती है। और आप देखिए, इससे आसानी से लोग पढ़ सकें और खरीद सकें। वरना आप सोचिए, अगर कोई किताब यूपीएससी की तैयारी के लिए, स्टेट पीसीएस की तैयारी के लिए 10,000 50,000 की किताब रख दी जाती, तो बहुत सारे आप देखिए जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, उनकी पहुंच ना बढ़ पाती, वहां तक पहुंच ही ना पाते। और ये एनसीईआरटी किताबें आप देखिए, प्रीलिम्स हो, मुख्य परीक्षा हो, इंटरव्यू हो, हर जगह आप देखते हैं आपको फायदा देती हैं। और जब आप लोग स्पेशल किताबें पढ़ते हैं ना, उन्हीं को आप देखते हैं, वहां आप लोगों को बेहतर समझ में आएगा। यहीं से आपका बेस मजबूत हो जाएगा। चलिए आप लोग देखिएगा। और 2 बातें, एनसीईआरटी की कोशिश है कि विद्यार्थियों को राजनीति की समझ में बनाने में मदद मिले, और समकालीन विश्व राजनीति एनसीईआरटी के इसी प्रयास का हिस्सा है। कक्षा 11वीं और 12वीं की राजनीति विज्ञान की दूसरी किताबों में राजनीति के विभिन्न पहलुओं, मसलन भारतीय संविधान, भारत में राजनीति तथा राजनीतिक सिद्धांत की चर्चा की गई है। और समकालीन विश्व राजनीति में राजनीति के दायरे को बढ़ाकर उसमें विश्व भर की बातों को समेटा गया है। और राजनीति विज्ञान के नए पाठ्यक्रम में अंततः विश्व राजनीति को जगह मिली है, और यह अपने आप में महत्वपूर्ण बदलाव है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भारत का स्थान ज्यादा महत्वपूर्ण हुआ है, और देश से बाहर की घटनाएं हमारे जीवन और पसंद नापसंद पर असर डाल रही हैं। ऐसे में हमें बाहर की दुनिया के बारे में और ज्यादा जानने की जरूरत है। भारत में अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर पूरे जोश खरोश से चर्चा होती है, लेकिन यह चर्चा हमेशा समझदारी भरी होती है। ऐसी बात नहीं है। दुनिया की राह रवैये की जानकारी के लिए हम दैनिक अखबार, टेलीविजन और वक्त की बातचीत का सहारा लेते हैं। हमें उम्मीद है कि इस किताब से विद्यार्थियों को देश के बाहर की हो रही घटनाओं और इनके साथ भारत के रिश्तों को जानने में
मदद मिलेगी। आप लोग देखते होंगे मुख्य परीक्षा में इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ते हैं, यानी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति या अंतर्राष्ट्रीय संबंध जैसी टकसाली नाम छोड़कर इस किताब का नाम विश्व राजनीति रखा गया है। चर्चा को आगे चलाने से पहले यह स्पष्ट कर देना जरूरी है कि ऐसा क्यों किया गया है। इस विश्व में विभिन्न देशों की सरकारों के बीच संबंध, जिन्हें हम अंतर्राष्ट्रीय संबंध कहते हैं, निश्चित ही महत्वपूर्ण है। बहरहाल इसके साथ साथ सरकार, गैर सरकारी और संस्थाओं और आम जनता के बीच भी जरूरी संबंध होता है, और इन रिश्तों को अमूमन अंतर्राष्ट्रीय संबंध कहा जाता है। दुनिया को समझने के लिए महज विभिन्न सरकारों के बीच के संबंधों को समझना भी ही अब काफी नहीं रहा। सीमा पार क्या क्या घटनाएं घट रही हैं, इसे समझना भी जरूरी है, और अपने देश की सीमा के बाहर जो घट रहा है उससे सिर्फ सरकारों की भूमिका भर नहीं है। और आप देखिए, एक जागरूक किसान की यही पहचान होती है कि वो देश दुनिया के बारे में समझ रखता है। विश्व राजनीति में दूसरे देशों की अंदरूनी राजनीति को भी शामिल किया जाता है, उसे तुलनात्मक नजरिए से समझा जाता है। मिसाल के लिए अध्याय की एक दूसरी दुनिया के साम्यवादी देशों में शीत युद्ध के बाद हुई घटनाएं। इस अध्याय में इन देशों में हुई अंदरूनी बदलाव की चर्चा की गई है। दक्षिण एशिया के बारे में लिखे गए अध्याय के बारे में पड़ोसी देशों में मौजूद लोकतंत्र की हालत का जिक्र किया गया है। यह तुलनात्मक राजनीति का दायरा है। हम अपने पड़ोसी पाकिस्तान से या अपने पड़ोसी चाइना से हम लोग लोकतंत्र में किस तरह से तुलना करते हैं, ये देखा जाता है। विश्व राजनीति में आज जिस सूरत में है, कमोवेश इस किताब का सरोकार उसी से है। किताब में 19वीं और 20वीं सदी की राजनीति पर चर्चा नहीं की गई है। इन वक्तों की राजनीति का जिक्र इतिहास की पाठ्यपुस्तक में किया गया है। हमने 20वीं सदी की बातों की चर्चा उसी हद तक की है जिस हद तक मौजूदा घटनाओं और प्रवृत्तियों को बताने में और बात और पृष्ठभूमि काम आ सकती है। उदाहरण के लिए हम शीत युद्ध से शुरू करते हैं, क्योंकि इस प्रक्रिया को उसके अंत को समझे बिना हम यह अंदाज नहीं लगा पाएंगे कि आज हम कहाँ हैं। हम इस किताब का प्रयोग कैसे करेंगे। हम आशा करते हैं कि यह पुस्तक विश्व राजनीति से परिचित कराएगी। हमें विश्वास है कि समकालीन विश्व राजनीति की जानकारी प्राप्त करने के लिए अध्यापक और विद्यार्थी इस पुस्तक को आधार बनाएंगे। इसके प्रत्येक अध्याय में आपको निश्चित सीमा में सूचनाएं मिली हैं, और इसके साथ साथ हर अध्याय में विश्व राजनीति को समझने में उपयोगी अवधारणाओं से आपकी भेंट होगी। शीत युद्ध, वर्चस्व की धारणा, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, राष्ट्रीय सुरक्षा, मानवीय सुरक्षा, पर्यावरणीय सुरक्षा, वैश्वीकरण, ये सब आप लोग देखेंगे। और देखिए, एक प्रस्तावना रहती है, इसे आप लोग देख लिया करिएगा, जरूर पढ़ा करिएगा, ठीक है। और ये पाठ्य पुस्तक निर्माण में जिन लोगों का योगदान है, जिन कमेटी समितियों का योगदान है, उनके नाम है। तो बड़े रिसर्च करके ये किताबें लिखी जाती हैं, इसीलिए आप देखते हैं इनका रेफरेंस दिया जाता है कि आप लोग तैयारी के लिए सबसे पहले इन्हीं किताबों से शुरू करिए, इन्हें पढ़िएगा, ठीक है, ये आप लोग करिएगा। ये विषय सूची की अगर हम लोग बात करें तो इसमें क्या क्या पढ़ोगे आप लोग। अध्याय 1 को देखेंगे तो शीत युद्ध का दौर देखेंगे। फिर आप अध्याय 2 में 2 ध्रुवीयता का अंत देखेंगे। अध्याय 3 में समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व जिस तरह से है उसके बारे में देखेंगे। अध्याय 4 में सत्ता की वैकल्पिक केंद्र देखेंगे। अध्याय 5 में आप लोग समकालीन दक्षिण एशिया देखेंगे। अध्याय 6 में आप लोग अंतर्राष्ट्रीय संगठन देखेंगे। अब आप देखिए, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से हर साल आपकी परीक्षाओं में एग्जाम में पूछे जाते हैं आप लोग, इसीलिए तो कह रहा हूं कि पुराने क्वेश्चंस पेपर उठा के देख लीजिए आप लोग। अध्याय 7 में आप लोग समकालीन विश्व में सुरक्षा देखेंगे। अध्याय 8 में आप लोग पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन देखेंगे। अध्याय 9 में आप लोग वैश्वीकरण के बारे में जानेंगे। इस तरह से आप लोगों को 9 अध्याय पढ़ना है। क्या 9 अध्याय पढ़ना है, टोटल 9 अध्याय देखना है। इसमें पहले अध्याय पर हम लोग केवल एक नजर डाल लेते हैं, कोई हम लोग पढ़ने वाले नहीं, पढ़ने का काम आपको ही करना है। अगर कहीं कोई परेशानी होती है तो मुझे आप लोग अपने सवाल भेज सकते हैं। देखिए, आप लोगों को ये दिखाई दे रहा है पहला अध्याय, शीत युद्ध का दौर, और एक तरफ रूस आप देखते थे, एक तरफ अमेरिकी शक्ति देखते थे, ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। दूसरे विश्व युद्ध के अंत के परिणाम स्वरूप 2 महाशक्तियों का उदय हुआ। ऊपर के 2 चित्र दूसरे विश्व युद्ध में संयुक्त राज्य अमेरिका और समाजवादी सोवियत गणराज्य की विजय को इंगित करते हैं। यानी कि एक तरफ रूस खड़ा हुआ था, उसमें और भी देश शामिल थे, सोवियत संघ के नाम से जानते थे आप लोग, ठीक है। क्यूबा का मिसाइल संकट आप देखेंगे। चलिए पढ़ते रहिए, कहीं कोई परेशानी नहीं होगी, बड़े सरल शब्दों में ये किताब लिखी गई हैं, ठीक है। और आप देखेंगे कि बड़ा उदाहरण दे देकर आपको समझाया गया है। आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आप लोगों को सब कुछ समझ में आ जाएगा। यहाँ क्या आ जाएगा, समझ में आ जाएगा। देखिए, सोवियत संघ, मॉस्को, ये आप देखें, ये आप देख रहे हैं कि इस तरफ आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ये नाटो सदस्य हैं। ये आप देखिए, आज वर्षा, ये लाल लाल दिखा है, वर्षा पैक्ट सदस्य हैं। अन्य कम्युनिस्ट देश हैं ये आप देखिए। चलिए आप पढ़िएगा, ठीक है।
देखिए शीत युद्ध का घटनाक्रम है। 1947 में साम्यवाद को रोकने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रूमैन का सिद्धांत। 1947 से 52 तक मार्शल प्लान, पश्चिमी यूरोप के पुनर्निर्माण में अमेरिका की सहायता। 1948 से 49 तक सोवियत संघ द्वारा बर्लिन की घेराबंदी। अमेरिका और उसके साथी देशों ने पश्चिमी बर्लिन के नागरिकों को जो आपूर्ति भेजी थी उसे सोवियत संघ ने अपने विमानों से उठा लिया। 1950 से 1953 तक कोरियाई युद्ध चलता है। ये डेटें आप लोगों को याद हो जाएंगी, ज़्यादा आपको परेशान नहीं होना है। 1954 में वियतनामियों के हाथों दैन वियन फ्रू में फ्रांस की हार, जेनेवा समझौते पर हस्ताक्षर। 17वीं समानांतर रेखा द्वारा वियतनाम का विभाजन, सीटो का गठन। 1954 से 75 तक वियतनाम में अमेरिकी हस्तक्षेप। 1955 में आप देखेंगे बगदाद समझौते पर हस्ताक्षर, बाद में सेंटो के नाम से जाना गया। 1956 में हंगरी में सोवियत संघ का हस्तक्षेप। 1961 में क्यूबा में अमेरिका द्वारा प्रायोजित बे ऑफ पिक्स आक्रमण। 1968 में आप देखें बर्लिन दीवार खड़ी की गई। 1962 में क्यूबा का मिसाइल संकट। 1965 में आप देखिए डोमिनिकन रिपब्लिक में अमेरिकी हस्तक्षेप। 1968 में आप देखिए चेकोस्लोवाकिया में सोवियत संघ हस्तक्षेप। 1972 में आप देखिए अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन का चीन दौरा। 1978 से 89 तक कंबोडिया में वियतनाम का हस्तक्षेप। 1979 से 89 तक अफगानिस्तान में सोवियत संघ का हस्तक्षेप। 1985 में गोरबाचेव सोवियत संघ के राष्ट्रपति बने, सुधार की प्रक्रिया आरंभ हुई। 1989 में बर्लिन दीवार गिरी, पूर्वी यूरोप की सरकारों के विरुद्ध लोगों का प्रदर्शन हुआ। 1990 में जर्मनी का एकीकरण होता है और 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो जाता है, जो रूस अलग हो जाता है, बाकी देश अलग हो जाते हैं और शीत युद्ध की इसी के साथ समाप्ति हो जाती है। यार कार्टून भी बड़े ध्यान से पढ़िए आप लोग, ठीक है। ये जवाहरलाल नेहरू आप देखिए 1889 से 64 तक इनका समय रहता है। भारत के पहले प्रधानमंत्री थे और एशियाई एकता, अनौपनिवेशीकरण और निरस्तीकरण के प्रयास की और विश्व शांति के लिए शांतिपूर्ण सहस्तित्व की वकालत की इन्होंने। और गुटनिरपेक्ष के आंदोलन के संस्थापक गमाल अब्दुल नासिर सन 1970 के मिस्र के शासक थे। अरब राष्ट्रवाद, समाजवाद, साम्राज्यवाद विरोध के लिए प्रतिबद्ध थे। सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण किया, इसकी वजह से 1956 में अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष हुआ। सोकार्डो इंडोनेशिया के पहले राष्ट्रपति, स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व, समाजवाद और साम्राज्यवाद विरोध के लिए प्रतिबद्ध। बांडोंग सम्मेलन के आयोजक, सैनिक विद्रोह में तख्ता पलट हुआ, ये सब आप देखिएगा। वामे एनुकिरुमा घाना के पहले प्रधानमंत्री, आज़ादी की लड़ाई के अगुआ, अफ्रीकी एकता और समाजवाद के पक्षधर। नव उपनिवेशवाद का विरोध, सैनिक षड्यंत्र में इनका तख्ता पलट। देखिए अब भारत और शीत युद्ध में भारत किस तरह से इससे जुड़ा रहा है, चलिए देखते रहिएगा, ठीक है। और ये आप देखिए सीमित परमाणु परीक्षण संधि LTBT, वायुमंडल, बाहरी अंतरिक्ष तथा पानी के अंदर परमाणु हथियारों के परीक्षण पर प्रतिबंध लगाने वाली इस संधि पर अमेरिका, ब्रिटेन, सोवियत संघ ने मॉस्को में 5 अगस्त 1963 को हस्ताक्षर किए थे और आप देखेंगे 10 अक्टूबर 1963 से प्रभावी हुई थी। परमाणु अप्रसार संधि NPT यह संधि केवल परमाणु शक्ति संपन्न देशों को एटमी हथियार रखने की अनुमति देती है और बाकी देशों को ऐसे हथियार हासिल करने से रोकती है। परमाणु अप्रसार संधि के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए उन देशों को परमाणु शक्ति से संपन्न देश माना गया है जिन्होंने 1 जनवरी 1947 से पहले किसी परमाणु हथियार अथवा अन्य विस्फोटक परमाणु सामग्रियों का निर्माण और विस्फोट किया था। और इस परिभाषा के अंतर्गत 5 देश अमेरिका, सोवियत संघ, बाद में रूस जिसे कहते हैं, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन को परमाणु शक्ति संपन्न माना गया है। इस पर संधि पर 1 जुलाई 1968 को वाशिंगटन, लंदन, मॉस्को में हस्ताक्षर हुए थे। यह संधि 5 मार्च 1970 से प्रभावी हुई थी। इस संधि को 1995 में अनितकाल के लिए बढ़ा दिया गया। और सामरिक अस्त्र परिसीमन वार्ता, ये सामरिक अस्त्र परिसीमन वार्ता 2, ये सब आप लोग देखते रहिए, पढ़िएगा, ठीक है। और आप देखिए एक क्वेश्चंस दिए रहते हैं, प्रश्न दिए रहते हैं आपके प्रैक्टिस के लिए, तो जब आप लोग चैप्टर खत्म कर रहे हैं उसके बाद भी इन्हें देखा करिएगा और चैप्टर शुरू करने के पहले भी आप लोग पढ़ लिया करिएगा, ठीक है, और आंसर देने की कोशिश किया करिएगा। और इस तरह से आप देखेंगे कि 12वीं की पहली किताब भी खत्म हो जाती है जिसका नाम है क्या, समकालीन विश्व राजनीति। अगली क्लास में हम लोग स्वतंत्र भारत में जो राजनीति रही है उसके बारे में एक सामान्य जानकारी देखेंगे, क्या पढ़ना है, और बाकी आप लोगों की राजनीति विज्ञान की किताबें उसी के साथ खत्म हो जाएंगी। अब आपका कोई सवाल हो मेरे लिए, सुझाव हो, तो आप लोग जरूर भेजिएगा, जरूर हम लोग उस पर बात करते रहेंगे, ठीक है।